तो देखिए, द पोएट्रीज ऑफ किड्स आर फुल ऑफ ग्रीक allusions। तो यहाँ पर पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा, क्योंकि पोएट्री खुद अपने आप में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है। इसको पोएट्रीज नहीं कहेंगे। अगर हम बोले कि सर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पोएट्रीज, जैसे लिटरेरी फॉर्म्स में अगर हम बात करें, तो वहां पर मैनी काइंड्स ऑफ पोएट्री बोला जाएगा, मैनी काइंड्स ऑफ पोएट्रीज नहीं बोला जाएगा। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द कैट आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ द कैट आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा। क्या हुआ? उसके हिसाब से माई लगेजेस वर लेफ्ट इन द वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। तो लगेजेस नहीं होता, लगेज ही रहता है। मैनी फ्यूल्स वर वेस्टेड इन द ट्रांसपोर्ट। तो फ्यूल होगा ना कि फ्यूल्स। तो ये ध्यान रखिएगा। द लिटिल गर्ल वॉज टेकन टू टास्क। सॉरी, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं। क्यों भाई बच्चों? ओके ओके, तो मुझे टोक दिया करना। तो यहाँ पर आपको ये दोनों समझ में आ गए कि पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पोएट्री है तो उसको हम यूज करेंगे मैनी काइंड्स ऑफ पोएट्री। उसी हिसाब से द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। तो किसी भी बिल्ली की संतान जो है वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग होता है। एंड वी ऑल आर ऑफस्प्रिंग, हम सब भी संतान हैं किसी ना किसी की। तो ये वो नाउन है जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते। ओके, अब जैसे ये है तीसरा क्वेश्चन, माई लगेजेस वर लेफ्ट। ये पैसिव में बना हुआ है कि मेरा जो लगेजेस है, मेरा जो सामान है, वो छूट गया है इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में एट द रेलवे स्टेशन। तो देखिए एक एक चीज पे फोकस किया कीजिए। लेफ्ट इन द वेटिंग रूम, जब कभी भी रूम की बात होगी और रूम किसी भी तरीके का होगा तो इन द रूम आएगा। जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे वो घर का रूम हो या फिर किसी भी जगह का रूम हो तो इन द रूम आएगा। लेकिन स्टेशन के लिए अगर बात करेंगे तो एट द स्टेशन आएगा, एट द स्टेशन। अगर आप ऑन द स्टेशन यूज कर देते हो या इन द स्टेशन यूज कर देते हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप वहां पे वर्क करते हो। लेकिन अगर हम कहीं पर वर्क नहीं करते और कहीं पर हम परमानेंट नहीं रहते हैं तो वहां पर हम एट द स्टेशन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं इस तरीके का आपको दूं, जैसे वी आर इन द कोचिंग। अगर मैं बोलूंगा आई एम इन द कोचिंग, तो इन द कोचिंग मैं तब बोलूंगा जब मैं उसमें जॉब करता हूं। लेकिन अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ता हूं एज अ स्टूडेंट, तो मैं यूज करूंगा आई एम एट द कोचिंग। क्लियर हुआ ये? ओहो, अजय जी वेरी वेरी गुड। चलिए, उसी तरीके से मैनी फ्यूल्स वर वेस्टेड इन द ट्रांसपोर्ट। तो फ्यूल के साथ में वर यूज नहीं होगा और यहाँ पर फ्यूल्स भी नहीं होगा, इसको सिंगुलर में यूज करेंगे, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर में यूज होगी और ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट हो गया है या हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 कह रहा है द लिटिल गर्ल वॉज टेकन, the little girl was taken to task for not learning the alphabets of English। अब यहाँ पर यूज हुआ है द लिटिल गर्ल वॉज टेकन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिटिल गर्ल इज करेक्ट, गर्ल सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वॉज के साथ या तो आईएनजी आता है या थर्ड फॉर्म आता है, तो वॉज टेकन यानी कि एक छोटी लड़की को ले जाया गया टू टास्क, टास्क के लिए, फॉर नॉट लर्निंग द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो अल्फाबेट्स नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला था कि जब हम कई सारी लैंग्वेज की बात करें, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो हम अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी एक ही सब्जेक्ट की वर्णमाला की, अल्फाबेट की हिंदी वर्णमाला होती है, तो उसको हम अल्फाबेट बोलेंगे, लर्निंग द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। ऐसे ही हर हेयर्स हैव टर्न व्हाइट,
उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। अब ध्यान रखना हेयर का यानी कि बालों का कभी प्लूरल नहीं बनता। अक्सर करके जब हम छोटे थे तो हम अपने लोगों से पूछते थे बताओ सिर पर कितने बाल हैं? तो वो कहते थे जितने आसमान में तारे हैं उतने सर पर बाल हैं। तो आसमान में तारे कितने हैं? जितने बाल हैं उतने तारे हैं। तो हेयर जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं बनता, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर हेयर्स की जगह पर हेयर रहेगा और जब ये सिंगुलर रहता है तो हैज़ यूज़ होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। अगर हम यदि HAIR हेयर से पहले कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज़ कर देते हैं जैसे 2, 3, 4 तो हम HAIRS हेयर्स कर सकते हैं और वर्ब प्लूरल भी लगा सकते हैं। क्या हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सभी के? जी, मैं एक बार देख लूँ कौन-कौन है क्लास में प्रेज़ेंट। विशाल, गीतिका, दिव्या, रितु, 3614 कौन है? 36 जिस पे लिखा हुआ है। युक्ति गुप्ता, हेलो युक्ति, अली अब्बास, रवि, रवि कौन है? रवि हेलो, मानसी श्रीवास्तवा, ओके, जो ये हो गया आपका कृष्णा, प्राची गुप्ता, अनिकेत, अनिकेत बहुत दिन बाद दिखे हो अजय वाश ने और आपका चलिए ललित, नितिशा अग्रवाल, भरत कुमार। तो हेयर कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा और ना ही उसमें एस और एस लगेगा। हैज होगा यहाँ पर और हेयर रहेगा लेकिन अगर मैं यूज़ कर देता हूँ माय 2 हेयर्स आर ब्लैक मेरे 2 बाल नहीं सॉरी व्हाइट व्हाइट करो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। व्हाइट मेरे 2 बाल सफ़ेद हैं, तो यहाँ पर हम आर भी कर सकते हैं और हेयर्स भी कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ अगर सभी हेयर की बात होगी, बालों की बात होगी तो वो हेयर ही रहेगा। ऐसे ही he gave me a piece of information all pieces of information were given तो इन दोनों इन सारे सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखिएगा। he gave me a piece of information अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, इसमें एस और एस नहीं लगेगा और ना ही इसको अ पोएट्री, अ मैनकाइंड या फिर अ लगेज बोला जाएगा। लेकिन इनसे पहले कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स को लगा करके इनको काउंटेबल बनाया जा सकता है और अगर हम इसको काउंटेबल बनाते हैं तो ए भी लग जाएगा, 2 भी लग जाएगा, 3 भी लग जाएगा, सिंगुलर भी हो जाएगा, प्लूरल भी हो जाएगा। भाई काउंटेबल जो है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन उन्हीं नाउन में से एक है जो अभी डिस्कस किए थे। ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये 9 नंबर पे यहाँ पर है। लेकिन अगर हम इसको काउंटेबल बनाते हैं तो इनसे पहले कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज इस तरीके से कर देते हैं जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये सही है। लेकिन अगर कभी भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कभी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे कि ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी तो ये डायरेक्ट अगर आप यूज कर देते हो एन तो यहाँ पर एन गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। हमें केवल इतना बोलना है ही गेव मी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर डाउट आपका यह है कि सर हमें 4-5 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो और अभी हमें कोई एक मिली है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? तो बस ऐसे ही शो करेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं?
मेरी आवाज पहुंच रही है उधर? तो समझ में आया? सही है, समझ में आया? ओके। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि एन इन्फॉर्मेशन, आई वांट एन इन्फॉर्मेशन या ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। हम केवल बोलेंगे ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि सर हमें तो 4-5 इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन से ही गेव मी 2 पीसेस। तो 2 आ गया तो पीसेस भी हो गया ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से पहले 1 2 3 ए एन नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल है। ऐसे यहां देखिए कई सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो सॉरी मैंने भी गलत बोल दिया, कई सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम बोलेंगे ऑल पीसेस ऑफ, किसके पीसेस? इंफॉर्मेशन के। तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। एन इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो सिंगुलर है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वर लगा हुआ है, वर गिवन बाय हर रिलाइव। तो यहां पर ये अननेसेसरी यूज कर दिया है, तो यहां पर बाय हर यूज हमने कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, नॉट टू यूज मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स। तो यहां पर कई सारे तरीके का, अब मैं अगर फर्नीचर लेने जा रहा हूं तो मैं यूज करूंगा अगर आई वांट फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, इसको हम केवल फर्नीचर यूज करेंगे। क्योंकि अगर एक चेयर लेने जा रहे हैं तो भी फर्नीचर होगा, और अगर 10 चेयर लेने जा रहे हैं तो भी फर्नीचर ही होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर हमें तो फर्नीचर गिन के चाहिए, तो अ पीस ऑफ फर्नीचर, 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, अ काइंड ऑफ फर्नीचर, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। अब यहां पर जो आर लगा है, ये आर इस काइंड्स की वजह से लगा है। अगर यहाँ पीसेस होता तो पीसेस की वजह से लगता। फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, और डायरेक्ट जैसे हमने एन इंफॉर्मेशन नहीं बोलना चाहिए, उसी तरीके से अ फर्नीचर भी नहीं बोलेंगे। क्लियर? ओके। ठीक है। हाँ, बोलो। हम्म, मैं फर्नीचर की शॉप पे काम करता हूँ। हाँ, कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि मैं फर्नीचर की शॉप पे काम करता हूँ। तो आई वर्क एट द शॉप ऑफ फर्नीचर। नहीं, ओनली फर्नीचर, फर्नीचर्स तो कभी नहीं होगा। काइंड्स ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इनमें कभी भी प्लूरल नहीं बनाना, ये सिंगुलर ही रहेंगे। ऐसे ही सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी आर, तो आइटम्स की वजह से यहाँ पर आर लगा हुआ है, स्टेशनरीज भी नहीं होगा। जैसे पोएट्रीज नहीं हुआ, स्टेशनरीज भी नहीं होगा, सीनरीज भी नहीं होगा। ठीक है। डिफरेंट सीनरी बोलेंगे, डिफरेंट सीनरीज नहीं बोलेंगे। ऐसे ही डिफरेंट स्टेशनरी बोलेंगे, डिफरेंट स्टेशनरीज नहीं बोलेंगे। तो वो जो मैंने अभी शुरुआत में लिखाए थे ना, इनका किसी भी कीमत पर प्लूरल नहीं बनना है, एस और यस नहीं बनना। इसमें 2-4 हैं जिनको मैं साथ-साथ बताता गया था, जैसे WORKS वर्क्स, ये क्या हो गया? पोएटिक वर्क्स हो गए। तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इन सभी के साथ में कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाना। ठीक है? अब आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, और नाउन बहुत बेसिक है। एक बार पढ़ते हैं लोग नाउन को, लेकिन ऐसे पढ़ना चाहिए कि कंप्लीट हो गया।
जैसे ये पीडीएफ आप पर पहुंच जाएगी तो आपको खुद लगेगा कि हाँ एक अच्छा नोट्स हमारे पास आया है नाउन का। लेकिन वो मुझे कल मैंने आपको बोला था कि कल से परेशान हूँ थोड़ा, और डर लगा रहता है कि हाँ अभी यहाँ से कोई न्यूज ना आ जाए, वहां से भी आप लोग भी ऐसी चीज फेस कर रहे होगे ना इस समय। तो बस यही है। नाउ द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 5, nouns which have same forms in singular and plural। बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, द वर्ब आफ्टर दीज नाउन्स मे बी सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके मीनिंग के हिसाब से वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल सेट होती है। और ये नाउन सिंगुलर में भी एक जैसा रहता है और प्लूरल में भी एक जैसा रहता है। जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा ऐड करके, जैसे योग हो गया, सीरीज हो गया, स्वाइन हो गया, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, स्पीसीज हो गया, मेंस हो गया, कैनन हो गया, डजन हो गया, ग्रॉस हो गया। ठीक है, 100 तो हंड्रेड्स ऑफ हम यूज कर देते हैं, तो इसको मैं आपको ऐड करके भेज दूंगा। जैसे कि ये वो वाले नाउन थे, शीप। अब ये शीप है, शीप मीन्स आप सब जानते हो। अब ये सिंगुलर भी होती है, अगर एक शीप की बात हो रही है तो भी इसको शीप बोलेंगे, और अगर बहुत सारी शीप की बात हो रही है तो भी इसको हम शीप ही बोलेंगे। ठीक है, इसको शीप ही बोला जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, अ शीप, हेलो, अ शीप इज ग्रेजिंग। तो अगर ए है तो शीप ही बोला जाएगा, एज लग गया ये भी ठीक है। और टू शीप्स आर ग्रेजिंग, तो यहां पर गलती आर में नहीं है, टू में नहीं है, किस में है, शीप्स में। तो ये वो नाउन है, जैसे शीप हुआ आपका, फिश हुआ आपका, तो ये सभी सिंगुलर में और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। समझ में आ गया। हाँ भाई, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। कल मैंने कुछ वर्ड्स लगाए थे, याद है? कुछ वर्ड्स नोट कर लो फटाफट से। जैसे सीमलेस, एस ई ई एम एल ई डबल एस। सीमलेस का मतलब होता है आसान, और एस ई ई एम एल ई डबल एस एल वाई, सीमलेसली, सीमलेसली का मतलब होता है आसानी से। नोट कर लिए? एक और है बहुत अच्छा वर्ड, अभी अभी आया है, आउटक्राई, ओ यू टी सी आर वाई। आउटक्राई का मतलब होता है किसी भी चीज का कड़ा विरोध करना, प्रोटेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं आउटक्राई। अभी हम कुछ वर्ड्स और नोट कराएंगे आपको। तो ये जो वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में प्लूरल में रहते हैं, ये होता है शीप, डियर और फिश। ध्यान रखना, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। मानसी श्रीवास्तव हैं अभी? अरे माइक ऑन करके हेलो बोल दिया करो।
ठीक है? चलो, अभी ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये अक्सर करके राइटिंग्स में यूज़ होता है कि हाइफेनेटेड नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। जो हाइफेनेटेड नाउन होते हैं यानी कि जो 2 नाउन होते हैं और उन्हें हाइफ़न से कनेक्ट किया जाता है, वो कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होते। ये हाइफ़न होता है, ये डैश होता है। ठीक है? तो जैसे कि ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पर 200 रुपी नोट्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर हाइफेनेटेड कौन-सा हुआ? ये वाला। तो 100 और रुपी के बीच में हाइफ़न लगा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइफेनेटेड नाउन। तो 2 ₹100 के कई सारे नोट, ठीक है? 200 रुपी नोट। अब यहाँ पर इसका मतलब है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 ₹100 के नोट। तो यहाँ पर 2 नोट हैं इसलिए नोट्स हो गया है और कितने हैं वो ₹100 के, तो ₹200 हो गए। तो 200 रुपी नोट्स। ऐसे ही विल स्टे इन 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स नहीं होता, ये तो आप जानते ही हो। दिस इज 5 स्टार। तो जिनमें ही हाइफन लगा होता है वो वाला पार्ट प्लूरल नहीं बनेगा। ध्यान रखोगे? अरे अच्छे से याद रखोगे है ना, कि जिनमें हाइफन लगा हो, छोटा-सा डैश लगा हो, वो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब। जैसे कि ये बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। कुछ नाउन, हर एक नहीं, कुछ नाउन जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ, वो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनको पेयर नाउन कहा जाता है। ठीक है? और पेयर नाउन्स जो होते हैं, ये यहाँ पर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब, उनके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फायर, वाटर, डू नॉट एग्री। देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े हो, दोबारा सुनो, जब कभी भी, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वे प्लूरल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, कि आग और पानी एग्री नहीं करते, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं डू। तो आप सब जानते हो प्लूरल के साथ डू यूज करते हैं, तो ये दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो डू नॉट एग्री आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम बात करें कि अजय एंड पवन डू नॉट गो या डू नॉट प्ले, तो यहां पर डू आ गया। अगर अकेला पवन होता, पवन डज नॉट प्ले, तो सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। ऐसे ही अजय एंड पवन आर नॉट प्लेइंग, तो आर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन बट यहां पर लगा हुआ है लेकिन, इफ टू नाउन सजेस्ट वन आइडिया, यदि दो नाउन्स एंड से कनेक्ट होकर के केवल एक आइडिया देते हैं, वन आइडिया देते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इनके साथ में। तो वर्ब जो है वो इनके साथ में सिंगुलर आएगी, ध्यान रखना। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन अगर वो एक ही आइडिया दे रहे हैं जुड़ करके
तो उनके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। जैसे कि कौन से हैं ये, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, ठीक है। इसको एक ही आइडिया दिया जाता है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। अब कैसे एक आइडिया दिया जाता है अक्सर करके, जैसे कि अगर ये ब्रेड हो गई, ये भी एक ब्रेड हो गई, बीच में बटर लगा दिया, तो बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, तो ये एक फूड का नाम हो गया। एंड अगर मैं बोलूं वी अर्न फॉर ब्रेड एंड बटर, हम लोग ब्रेड एंड बटर के लिए कमाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर के लिए ही नहीं कमाते, मतलब पेट भरने के लिए कमाते हैं। और इस तरीके से राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, जैसे हम बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नॉट विन द रेस। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, eggs and bacon, long and shorts, sum and substance, bag and baggage। तो ये जो एंड से कनेक्टेड हैं, ये जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं, ये एक ही आइडिया देते हैं, ये एक ही आइडिया देते हैं, ठीक है। बाकी का सब प्लूरल आता है, प्लूरल के साथ वर्ब यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही आइडिया देते हैं। अभी मैं कुछ वोकैब लिखाऊंगा तो जाना मत। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी ये एंड से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन यहाँ पर आइडिया एक ही है, विंस यूज हुआ, न कि विन। विन अगर हो जाता तो प्लूरल हो जाता, जो कि गलत होता, तो यहाँ पर ये गलत होता, विंस रहेगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टाइम हो गया समय, और टाइड हो जाती है लहर, कोई भी लहर, जैसे हम कोरोना की लहर बोल सकते हैं, वैसे तो टाइड का मतलब समुद्र की लहर होता है। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो वेट्स आया क्योंकि सिंगुलर के साथ एस और एस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, समझ में आ रहा है ना, मैं जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ। और कल की क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो कल की क्लास में जरूर सब लोग प्रेजेंट रहना। जिन लोगों ने ये पढ़ लिया है तो इसके क्वेश्चंस लगा के देखना कि हम कितना सीखे हैं नाउन को। तो जैसे ही हम हर एक टॉपिक के 10-10 मेन कॉन्सेप्ट्स को करते चलेंगे, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम बात करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं बढ़ेगा स्कोर। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो एज आ गया। माय फ्रेंड एंड राइटर हैज प्रेज्ड माय बुक, मेरे फ्रेंड और राइटर ने मेरी बुक की प्रशंसा की है। तो फ्रेंड एक कॉमन नाम है, क्योंकि इसका अगर नाम रख देते मोहन तो ये प्रॉपर हो जाता। राइटर भी एक कॉमन है, अगर इसका नाम रख देते चेतन भगत तो ये प्रॉपर हो जाता। तो फ्रेंड एंड राइटर एक ही आदमी हो सकते हैं, कैसे पता चला? ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया था क्लास में, कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन से पहले द, ए, एन, माई, अवर लगाओ तो वो एक ही होता है। तो यहाँ पर माई जो है वो पहले वाले से पहले लगा हुआ है, तो राइटर और फ्रेंड एक ही है। ये अंग्रेजी का स्ट्रक्चर हमें बताना चाह रहा है, तो है जाएगा। क्लियर हुआ? अरे बोलो। तो इस तरीके से नेम एंड फेम इज डिजायर्ड बाय एवरीवन, नाम और शोहरत की सबको चिंता रहती है, तो ए जाएगा। कॉफी एंड टी इज इंजूरियस टू हेल्थ, ए जाएगा। एक ही टाइप के फूड का बोल रहा है, तो ये वन आइडिया को सजेस्ट कर रहा है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, तो ये जाएगा। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी मैं आपको ऐसे वीक में 3 क्लास दिया करूंगा, जिससे कि यह है कि मैं वोकैब पर ज्यादा जोर दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि क्लास कराने से पहले टीचर्स को ये सोचना पड़ता है कि क्या कराना है, और डायरेक्ट आके पढ़ाने लग जाओ तो वो बहुत अलग होती है। तो सेलेक्टेड वर्ड्स को पहले रख लो तुम्हारे लिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि ठीक है। अब देखो, नोट इफ सम टाइम एज पर द यूज दीज नाउन्स डू नॉट सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड रेफर द सेम पर्सन यूज प्लूरल वर्ब। अगर ये डबल आइडिया से शो करते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है, सिंगल आइडिया शो करते हैं तो सिंगल वर्ब आती है। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द मार्केट, तो आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वन आइडिया नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि मार्केट में बिकने की बात हो रही है। लेकिन अगर फूड की या फेवरेट ब्रेकफास्ट की बात होती तो ए आ जाता। ठीक है। अब जैसे माय अंकल एंड डॉक्टर इज प्राउड ऑफ मी, तो एज आ गया, क्योंकि अंकल और डॉक्टर एक ही हैं। कैसे पता चला? कि माय जो है वो फर्स्ट से पहले लगा हुआ है। लेकिन माय मदर एंड फादर, तो मदर एंड फादर तो जेंडर वाइज अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर वन आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर आर आ गया।
तो डिपेंड करता है सेंस पर, तो आप सेंस को भी जरूर देखोगे, और ये तुम क्लास में ऑफलाइन में कर भी चुके थे, है ना? अरे बोलो, बोल दो जरा। अरे जितेंद्र गिरी है क्या इसमें? जितेंद्र गिरी। चलो आगे की क्लास फिर कल से करते हैं। हम जो है कुछ वर्ड्स को नोट करेंगे। तो आज हम कुछ इडियम्स को नोट करेंगे। जितेंद्र गिरी है क्या क्लास में? नहीं है लगता है। तो देखो, इडियम्स की बात हो रही है, और आज हम डिस्कस करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स। और ध्यान रखना, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में इडियम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंकिंग वाले बच्चों में एसबीआई में क्लर्क में इडियम्स पूछे ही जाते हैं। बाकी का जो एसएससी में है, तो एसएससी में तो इडियम्स का तो बहुत बड़ा पार्ट है ही है। तो ध्यान रखना, पहला इडियम है, आप लिखिए, बेयर द ब्रंट ऑफ। BEAR, द ब्रंट ऑफ। समझ में आ गया? राइटिंग, बेयर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू फेस मेन अटैक। देखिए, दो चीजों में इसका मतलब यूज कर सकते हैं। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है एक तो के मेन आक्रमण सहन करना, जैसे कि कहीं पर युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में जो आगे आने वाली सेना होती है, ऑलवेज बेयर द ब्रंट ऑफ एनिमी। और दूसरा, अगर बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी शॉकिंग न्यूज जो सबसे पहले जिसको मिले, तो वो होता है बेयर द ब्रंट ऑफ। जैसे कि अगर कीमतें बढ़ गई, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? गरीबों पर। तो ये न्यूज़पेपर में बहुत यूज होता है, जनरली द पुअर ऑलवेज बेयर द ब्रंट ऑफ व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। जब पैसे प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। समझ में आ गया? अरे यस, ठीक है। दूसरा लिखो, ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरीके से पीटना। और ये पूरी इडियम ऐसे बनती है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसको कैसे याद रख सकते हैं? किसी ने किसी को पीटा तो कहीं पे नीला पड़ गया, कहीं पे काला पड़ गया, तो आप ध्यान रखना ब्लैक एंड ब्लू। एक होता है तीसरा, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटिन, लिखित में। कोई भी चीज किसी को लिखित में देना, तो दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। ध्यान रखना, इडियम्स को जरूर देखा करो। द हिंदू की वोकेबलरी देखा करो, एक दो दिन बाद वो मैं भेजने लग जाऊंगा, ऐसे जो एसबीआई क्लर्क वाले हैं, तो उसमें इडियम्स पूछे ही जाएंगे। ठीक है बच्चों? द नेक्स्ट, खाली पेज देख लूं मैं, कोई मिल जाता है तो। हाँ, नेक्स्ट लिखो आप, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है पीडेंटिक। पीडेंटिक का मतलब होता है पंडित बनना, ज्ञान
देने वाला, जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान देने वाला होता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लू स्टॉकिंग पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ये इडियम्स हैं। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसका मतलब होता है नैरोली, बारीकी से। जैसे वो बहुत ही बाल बाल बच गया, तो ही सेव हिज लाइफ बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो पता ही होगा, क्या मतलब हो सकता है इसका, कोई बताओ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है ऑप्शन बेस्ड वोकैबुलरी कराया करेंगे आपको, चिंता मत करो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या मतलब हो सकता है? बोलो। तनु है क्या? जो भी वर्ड्स मैं कराऊं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, उनको आप रोजाना की लैंग्वेज में यूज करें, बोलचाल में यूज करें। न्यूज चैनल बिल्कुल ना देखें, टीवी बिल्कुल ना देखें, दिमाग खराब कर रही हैं, फेसबुक बिल्कुल ना चलाएं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, फिट्स का मतलब होता है दौड़े पड़ना, किसी को बीमारी आ जाना, और स्टार्ट्स का मतलब होता है फिर शुरू हो जाना। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को पहले रुक जाए फिर शुरू करे, रुक जाए फिर शुरू करे, तो उसको बोलते हैं हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली। आई डबल आर ई जी यू एल ए आर एल वाई, अनियमित तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग उधर हो या नहीं? नेक्स्ट लिखो बाय एंड लार्ज। इसका मतलब होता है मोटे तौर पर, साफ साफ, क्लियरली, साफ साफ। नेक्स्ट लिखो ब्लू ब्लड। अरिस्टोक्रेटिक पर्सन, यानी कि बहुत ही नोबल सज्जन व्यक्ति। ब्लू आइड पर्सन, वो सॉन्ग सुना होगा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैंने। तो दिस इज, हिप्नोटाइज अगर कोई कर दे तो बहुत ही फेवरेट पसंद जिसको हम करें, फेवरेट पसंद, तो दिस इज ब्लू आइड। ठीक है। लिख रहे हो साथ साथ? सबको सही चल रहा है ना, आवाज और वीडियो? चलिए। अच्छा ये बताओ, बाई हुक और बाई क्रुक इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे जॉब चाहिए बाई हुक और बाई क्रुक। कौन बोला? हम्म। तो ध्यान रखना, बाई हुक और बाई क्रुक इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से। अच्छा, ये बताओ बेल द कैट इसका मतलब क्या हो सकता है? BELL, बेल द कैट।
क्या मतलब हो सकता है? जैसे तुमने कोई नुकसान कर दिया, पापा आए, वो होता था ना बचपन में कि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, पापा आए, अब सब चुप हो जाते हैं, पापा को पहले तो पता ही ना चले। एक बार क्या हुआ हमसे, टीवी सेट था, तो नया लेके आए थे पापा, तो वो हमसे गिर के टूट गया। अब वो बाहर से नहीं टूटा था, अंदर से उसमें पूरा कवड़ा हो गया, तो हमने जो है, वो चुपचाप ऐसे ही रख दिया। अब पापा आए, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो पापा बोले 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, संडे के दिन पापा बोले, "टीवी कैसे नहीं चल रहा? बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया?" अब कौन बोले? तो बस उसी को बोलते हैं बेल द कैट, जो पहले रिस्क लेगा। हू टेक्स फर्स्ट रिस्क, पहली रिस्क कौन लेगा? कौन बोलेगा कि मुझसे टीवी टूट गया है? तो दिस इज बेल द कैट। ठीक है, एक और बताओ। हम्म, बेल द कैट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। जनरली गुड मैनी पीपल ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी शेखी मारते हैं। गुड मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी, जैसे हम सेंटेंस में यूज करें मैनी पीपल कैन बोस्ट, इसका मतलब होता है शेखी मारना, देयर ब्रेवरी, बट अ फ्यू ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ ही कैन बेल द बैट, सॉरी बेल द कैट, उनमें से कुछ ही बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं। तो इसकी हिंदी होती है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि रिस्क कौन लेगा। हुआ ऐसा था कि एक बार बिल्ली जो है वो चूहों को खाने आती थी, तो बड़ा परेशान करती थी और चूहे बड़े डरते थे उससे। तो एक चूहों का सरदार था, उसने एक आइडिया दिया कि एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, और जैसी बिल्ली आया करेगी तो सबको आवाज पता चल जाया करेगी, बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ रही है, छुप जाओ। तो सबने कहा बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया। ऐसा करके घर चले गए। फिर सोच समझ के शाम को आए, फिर मीटिंग होने लगी कि यार बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन रिस्क लेगा। समझ में आ गया? स्टोरी सुनी थी ना आपने, बहुत ही सिंपल सी पुरानी स्टोरी है। चलिए बात का कल कराते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। ये नाउन के जो सिंगुलर प्लूरल वाले कॉन्सेप्टों में खत्म हो गए हैं, और केस का रह गया है, केस को कराने